ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का फैसला किया है। अमेरिका की एंट्री के बाद इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल गए हैं। शांति वार्ता के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। तो क्या माने, युद्ध अपने अगले पड़ाव में आ चुका है जहां अब केवल जीत और हार के ही आसार हैं, या अभी भी कोई ऐसा रास्ता है जो ईरान और इजराइल की इस जंग को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दरअसल ईरान के भीतर जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ये जंग को एक नए पड़ाव की तरफ ले जा रही हैं, या जंग रोकने के लिए जो बातें अमेरिका ने सोची थी, यानी कि जो एग्जिट प्लान जो पॉसिबली अमेरिका ने सोचा था, इजराइल ने सोचा था, क्या वो एग्जिट प्लान के मुताबिक वो सारी बातें हो चुकी हैं या पिक्चर अभी बाकी है? आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन विश्लेषण कर सकते हैं खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के तेहरान सहित सभी बड़े शहरों में इजरायली बमबारी। तो पलटवार करते हुए ईरान का इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में जबरदस्त हमला। तस्वीरों में दिख रही ये तबाही एक दो दिन की नहीं बल्कि युद्ध 11वें दिन में एंट्री मार चुका है। पहले तो इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने इसका जवाब अपनी मिसाइलों से दिया। लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने से नहीं रुके तो अमेरिका ने इस जंग में एंट्री मारकर इस युद्ध को और भयावह कर दिया। खासकर ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह कर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने जहां ईरान को हमले रोकने की चेतावनी दी, तो वहीं इस हमले से बौखलाए ईरान ने अमेरिका के सामने ना झुकने की कसम खाते हुए इजराइल पर लगातार हमले बोल रहा है। ये तो रही युद्ध की अपडेट, लेकिन क्या इस युद्ध के रुकने, सीज फायर या फिर शांति वार्ता को लेकर कोई आसार बचे हैं? दरअसल मौजूदा समय में यह सबसे बड़ा सवाल है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की जोरदार एंट्री का खुद ट्रंप ने ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बेहद सफल हमला किया, जिसमें फोर्डो, नतांज और एस्फहान के परमाणु संयंत्र शामिल हैं। साथ ही हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है, लेकिन अमेरिकी अटैक से बौखलाए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इन हमलों को एक बड़ा अपराध बताया और कहा कि इजराइल को इसकी बड़ी सजा भुगतनी होगी। तो वहीं नेतन्याहू की सेना ने भी ईरान के हमलों का जोरदार काउंटर अटैक किया। इसी बीच इजराइल ने अपने ताजा हमले में मध्य, पूर्वी और पश्चिमी ईरान में 6 हवाई अड्डों पर बमबारी की, जिसमें 15 ईरानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट करने का दावा भी किया गया। ईरान की संसद ने अपने 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। तो ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि क्यों खास है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। होर्मुज स्ट्रेट का संकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और मध्य सागर से जोड़ता है। ये उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का परिवहन करने वाले तेल टैंकरों के लिए एकमात्र समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिससे ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर में से एक बन गया है। यहाँ से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल यानी दुनिया के कुल क्रूड ट्रांसपोर्ट का लगभग 20 से 30% यहीं से होकर गुजरता है। वहीं कच्चे तेल के अलावा दुनिया की लगभग 1/3 LPG भी इसी गलियारे से होकर गुजरती है। ऐसे में ईरान इजराइल जंग एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से युद्ध की आग बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर इसका असर न केवल कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा बल्कि आने वाले दिनों में इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार हैं आप। एम्बेसडर प्रभु दयाल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल टिक्कू, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है जनरल सिवाज आपका भी हमारे शो पर सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले एम्बेसडर दयाल सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अब ये कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप पिछले 2 हफ्ते से दरअसल मिसडायरेक्ट कर रहे थे पूरी दुनिया को। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि हम हट रहे हैं, हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो पूरे मिलिट्री एक्शन का प्लान पहले ही बना चुके थे और फिर जो उन्होंने किया वो सारी दुनिया के सामने है। बट इस मोमेंट पे सर आपको क्या लगता है, 3 देश युद्ध में भिड़े हुए हैं, इस वक्त का एनालिसिस आपका क्या है सर? ये युद्ध किस तरफ जा रहा है? क्या जो
खास तौर से इजराइल और अमेरिका जो चाह रहे थे, जिस एग्जिट प्लान का मैं जिक्र कर रहा था, क्या वो उसके आसपास परिस्थितियां बन चुकी हैं, या अभी जैसा इजराइल से संकेत आ रहा है हमारा काम अभी बाकी है? तो ये युद्ध क्या अभी बाकी है सर, या एक परिणति की तरफ जा रहा है? युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। देखिए, मैं ईरान में पोस्टेड रह चुका हूं 3 साल, अर्ली 1990s में। तो मैंने ये फर्स्ट हैंड देखा है कि ईरान में एक तरफ और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका में कितनी नफरत है। ईरान तो कहता था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। इजराइल को कहता था छोटा शैतान, अमेरिका को बड़ा शैतान। तो उसी तरह का अमेरिका और इजराइल का भी जो उनका रुख रहा है ईरान की तरफ, बड़ा हॉस्टाइल रहा है। लेकिन अभी तक वैसे हालात नहीं थे कि अमेरिका और इजराइल कोई बड़ा हमला कर सकते ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान की प्रॉक्सी थी इजराइल को घेरे हुए, और उनसे इजराइल को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। इससे इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है टेरिटरी के हिसाब से। अब देखिए, हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो गया है। हमास की तो जो हालत हुई है वो सबको मालूम है। हूतीस फिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो गए। इसके अलावा ईरान की अपनी हालत जो है वो भी कमजोर है। अक्टूबर में इजराइल ने बड़ा भारी अटैक किया था, जिससे ईरान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी थी उससे काफी उस पर असर पड़ा। और अभी जो 12 दिन से जो ये अटैक हुए हैं, इनसे तो ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये आपने सही कहा कि शायद अमेरिका ने ईरान को गुमराह करने की कोशिश की है कि हम 2 हफ्ते में सोचेंगे क्या करना है, और फौरन उसने अटैक कर दिया। तो पूरी लड़ाई की तैयारी थी अमेरिका की। अमेरिका चाहता है, देखिए लोग इस पे काफी बहस कर रहे हैं कि क्या रिजीम चेंज चाहता है या नहीं। अमेरिका बिल्कुल रिजीम चेंज चाहता है, इजराइल भी। इजराइल तो कहता है ये जो इस्लामिक रिजीम है ईरान में, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट है, मतलब हमारे जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। और अब ऐसे हालात है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, कि ईरान वीक हो गया है। अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड ताकत कहीं ज्यादा है ईरान से, और अगर अमेरिका चाहता है तो वो रिजीम चेंज कर सकता है। तो मेरे विचार में ईरान के लिए ये बहुत ही गंभीर समय। आपने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का उसने फैसला किया है, अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी ईरान की पार्लियामेंट ने कहा है, फैसला किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करो, लेकिन ईरान की पार्लियामेंट का फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा, वो डिसाइड करेगी। तो ले दे के आयतुल्लाह खामेनाई वही डिसाइड करेंगे। लेकिन देखिए, आयतुल्लाह खामेनाई ने तो जो निर्णय लिए हैं, उनसे लगता है कि वो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। उन्होंने अपने सक्सेसर नॉमिनेट कर दिए, कहा जा रहा है कि शायद वो बाहर चले जाएं। तो इस वक्त ईरान में जो इंटरनल सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है। एक तो ईरान की वैसे ही इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है, और अब जो ये लड़ाई बढ़ी है इससे ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एब्सोल्युटली। जनरल सिवाच, आपके पास आ रहा हूँ सर। आप कैसे असेस कर रहे हैं इस वक्त? जैसा कि सर ने अभी बताया, ईरान के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है। खामनेई ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है, 3 उत्तराधिकारियों को भी चुन लिया है, और नोटिस करने लायक बात यह है कि उनका बेटा मोस्तफा इसमें शामिल नहीं है। वो यानी कि वो बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। तो क्या ईरान पूरी तरह से घिर गया है, या ईरान जैसे बयान बार बार दे रहा है कि हम माकूल जवाब देंगे, तो कैपेबिलिटीज लग रही हैं आपकी कि ईरान कुछ रिटेलिएट करेगा? हाँ दीपक, देखो 2-3 बातें हैं। ये सच्चाई है कि अगर कॉम्बैट पावर की तुलना की जाए इजराइल की और ईरान की, तो एयर कॉम्बैट पावर में इजराइल बहुत आगे है। और क्योंकि इनके बीच के अंदर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा गैप है, तो बाकी लड़ाई तो हो नहीं सकती, ना आर्मर की, ना इन्फेंट्री की, ना आर्टिलरी की। तो ये एयर पावर की लड़ाई है, उसमें इजराइल का पलड़ा भारी है। मगर ये भी सच्चाई है, जहां पर ईरान का पलड़ा है वो है बेसिकली उसकी मिसाइलें, रॉकेट्स और ड्रोन्स। मगर ये बात भी ठीक है कि पहले सोचा था कि ईरान ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, मगर कुछ 3-4 दिनों में उसने
जो जिस प्रकार से हमले वापस किए इजराइल में, वो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा देर तो नहीं चलेगा पर कुछ दिन चल पाएगा। अब बात आती है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने इसके 3 एयर बेसिस हैं जो फोर्दो में हैं और इस्फहान और नटांज में, उनमें ये सच्चाई है जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उनको बर्बाद किया है, उसमें काफी डैमेज हुआ है। और इसके कारण जो एक इंटरनल सिचुएशन पैदा हुई है ईरान में, वो भी अब वो रिवाइव करना चाहेंगे। वो चाहे गए अभी जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमानी कि अगर वो लड़ाई से निकलें तो एक कोई ऑनरेबल एग्जिट हो, क्योंकि अगर अभी वो मानते हैं सीज फायर के लिए तो इसका मतलब उनको चोट लगी और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसा तो होगा नहीं, वो ऑनरेबल एग्जिट की तरफ बात करेंगे। अब देखते हैं कि ऑनरेबल एग्जिट क्या है। इससे पहले देखते हैं कि क्या ईरान के साथ कोई खड़ा है। देखो ईरान अकेला पड़ गया, ईरान के साथ कुछ खास नहीं है। ईरान के साथ जो बात होती है रूस, चीन और कहीं ना कहीं टर्की की, देखो रूस खुद इन्वॉल्व है यूक्रेन की लड़ाई में, उसके पास अभी काबिलियत क्षमता नहीं है कोई हथियार अम्यूनिशन देने की ईरान को। इसी प्रकार से जो चीन है वो भी ज्यादा से ज्यादा हथियार दे सकता है, कुछ अम्यूनिशन दे सकता है, इसके अलावा वो ज्यादा कोई हेल्प ईरान की नहीं करेगा। और नॉर्थ कोरिया की इतनी काबिलियत है नहीं, और टर्की जो है नाटो का हिस्सा है। तो ऐसे में ईरान को लड़ना अकेले है, वो कितनी देर लड़ पाएगा वो समय बताएगा। अब बात आती है कि ये होने वाला क्या है, क्या हो सकता है। देखो ईरान के पास ऑनरेबल एग्जिट के लिए ऑप्शन क्या है। क्या ये एक तो है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि अभी तक जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको अप्रूव करना है, सुप्रीम लीडर को करना है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होता है तो बहुत बड़ा नुकसान पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को होगा। 20% ऑयल जाता है, 33% वहां से गैस जाती है। जी। और यही नहीं, जो चीन है उसका 80% ईरान का जो तेल है वो वहीं से जाता है। तो उसके चांसेस बड़े कम हैं। मगर क्या कोई नहीं सकता क्या होगा। अगला है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर 18 के करीब बेसिस हैं जो एक प्रकार अमेरिका की, उन पे भी कहीं ना कहीं हमला हो सकता है। 30 से 40 हजार सैनिक है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता नहीं है जितना इजराइल का है। वहां मल्टी लेयर एयर डिफेंस नहीं है। अगर वहां पर कोई हमला होता है तो कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हो सकती है। तो ऐसा है कि अगर वहां पर हमला होता है तो क्या अमेरिका रिएक्ट करेगा, ये भी है। तो अब सच्चाई यह है कि ये लड़ाई जो है ये लंबी जा सकती है अगर इसके अंदर कोई ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिला ईरान को, या ईरान की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए। अब जो बात आ रही थी कि रिजीम चेंज की, देखो रिजीम चेंज जब तक नहीं हो सकती जब तक ग्राउंड पे बूट्स नहीं होंगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ना अमेरिका चाहता ना इजराइल चाहता वहां पर सैनिक भेजना। और क्योंकि गैप आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, बूट्स ऑन ग्राउंड एंड रिजीम चेंज। मैं दीपक एक बस लास्ट में देखो, तो इसलिए मुझे लगता है कि क्या रजीम अंदर से चेंज हो सकती है ईरान की? बिल्कुल नहीं। ऐसे टाइम में जब देश के ऊपर हमला है तो वहां पर एक नेशनल फीलिंग आ गई है, सब इकट्ठे हो गए हैं। ये नहीं है कि ईरान में सब कुछ ठीक चला था, ईरान में कुछ भी ठीक नहीं चला। उसकी इकोनॉमी, उसका इन्फ्लेशन, उनके जो हिजाब की मूवमेंट चली थी, वहां लोग खुश नहीं हैं 36 साल के रूल में। मगर अब वो इसके साथ खड़े हैं। लड़ाई के दौरान रजीम चेंज इंटरनल नहीं होगी, तो इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे नहीं। राइट तो रजीम चेंज होना मुझे लगता है कि शायद नहीं हो। और उसमें थोड़ा सा अमेरिका भी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है रिजीम चेंज में। ट्रम्प कह रहे हैं कि रिजीम चेंज होगी, इसके संकेत दे रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस का बयान आया है कि रिजीम चेंज को लेकर हमारा जो पुराना स्टैंड है वो अभी भी है। तो कह रहा है कि हम नहीं चाहते एक तरह से अमेरिका, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट कर्नल टिक्कू, मैं आपके पास आना चाहूंगा रिजीम चेंज को लेकर। एक तो अपडेट ये है कि जो रजा पहलवी हैं, जो आपको याद होगा 1979 की इस्लामी क्रांति में सत्ता से हटाए गए ईरान के जो पूर्व शाह थे, उनके वो निर्वासित बेटे हैं रजा पहलवी। अब वो एक बार फिर से राजनीतिक वापसी की कोशिश कर रहे हैं। पता चला है कि उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की है, बार बार ईरान के विरोधियों, इजराइल और अमेरिका का समर्थन भी उनको हासिल है। इजरायली हमलों का समर्थन भी वो कर रहे हैं। कुछ और हैं, मरियम रजवी हैं, मसीह अली नेजाद हैं, जो वहाँ के जो निर्वासित नेता हैं, वो सब के सब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोशिशें अब तेज कर रहे हैं। क्या रिजीम चेंज, कर्नल टिक्कू, क्या रिजीम चेंज होगा? क्या खामनेई जैसी आशंका जाहिर करके अपने उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं? क्या परिवर्तन होगा? और ये परिवर्तन ही क्या एग्जिट प्लान था इजराइल और अमेरिका का?
देखिए, ये जो परिस्थिति अभी आई है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हुई है जो हम लोगों के असेसमेंट से बाहर थी। कुछ चीजें क्या थी इसमें? सबसे पहले इजराइल के ऊपर इतना ज्यादा नुकसान होगा, उनके आयरन डोम को इतना ओवरवेल्म किया जाएगा कि काफी सारा नुकसान इजराइल की धरती पर होगा, उनके एसेट्स पर होगा, उनकी बिल्डिंग्स पर होगा, इनके काफी सारे जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन थे उन पर नुकसान काफी हुआ है। और इजराइल आपको मालूम है छोटा सा देश है, आबादी बहुत कम है, तो क्या वो झेल सकता है कि नहीं? जैसे ये तो एक ऐसा चीज हुआ है जिसकी हमें आशंका नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, ये भी माना जाता था शायद अमेरिका जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा इस युद्ध में, क्योंकि सब लोग ये सोचते थे कि अगर अमेरिका आता है तो वो इजराइल के थ्रू ही आएगा और इजराइल जितना भी हानि पहुंचा सकता है, और पहुंचाई भी उसने, क्योंकि एयर डोमिनेंस तो उन्होंने पहले 1-2 दिन में ही करी थी। तो कोई नहीं सोचता था कि इवेंचुअली अमेरिका को जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, 3 न्यूक्लियर फुर्तोफ, इस्फहान और नैनाताज, इसमें उनको B-52 भेजना पड़ेगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और तीसरी बात यह है कि कोई भी ये नहीं सोचता था कि ईरान इतने दिन लड़ाई लड़ सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें इससे शायद मिलिट्री अफेयर्स के जो जानने वाले हैं उनको थोड़ा सा इसमें अचंभा लग रहा है। लेकिन अब सिचुएशन क्या है? देखिए, अब सिचुएशन ये है कि किसी भी हालत में ये जंग तब तक बंद नहीं होगी जब तक वहां पर रिजीम चेंज नहीं होगा। ये अब उसका हमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद अगर अमेरिका रिजीम चेंज नहीं करता है तो वो माना जाएगा कि उनके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे नहीं हुए, बल्कि इजराइल के भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आपने देखा होगा, उन्होंने पहले बोला था उनकी न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करेंगे, वो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था। लेकिन 1-2 दिन के बाद ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम रिजीम चेंज भी चाहते हैं। देयरफॉर रिजीम चेंज के ऊपर तो अब ज्यादा से ज्यादा इनका जोर पड़ेगा। इसमें क्या उनकी सहायता हो सकती है अमेरिका और इजराइल की? सबसे पहली बात तो ये है, जैसे लोग कह रहे हैं कि एयर सुपीरियरिटी तो कंप्लीटली इजराइल के पास है, इसलिए वो एयर इस्तेमाल कर नहीं सकते, पूरा डोमिनेंस इजराइल का है। और आज की अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल से इजाजत ली थी, क्या वो उड़ सकते हैं रूस जाने के लिए, क्योंकि उनके जहाज पर भी हमला हो सकता था। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, ये जंग तब तक डेफिनेटली चलेगा जब तक ईरान के पास क्षमता है इजराइल को हिट करने की। क्या ईरान अमेरिका को हिट करेगा? मुझे लगता है हिट करेगा, क्योंकि ईरान विल नॉट गो डाउन, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। मैं आपको मैं बहुत दावे से कहता हूं कि ईरान की जो फिलॉसफी है वो इट इज बेस्ड ऑन मार्टिरडम। इमाम हुसैन के मार्टिरडम पर उनकी रिलीजियस फिलॉसफी बेस्ड है। और आपने देखा होगा, हालांकि इराक ईरान युद्ध में कितने देश मदद कर रहे थे इराक को, लेकिन वो ईरान को हरा नहीं सके। तो मैं मानता हूं कि ये खमेनी जो है वो ही विल फाइट टिल द एंड। और अगर ऐसा होता है, और रिजीम चेंज भी, बूट्स ऑन ग्राउंड तो रिजीम चेंज कभी नहीं करते हैं, ना लीबिया में हुआ ना कहीं हुआ, वो तो अपने लोग ही कर सकते हैं। देयरफॉर बूट्स ऑन ग्राउंड की तो बात है ही नहीं। वहां इंटरनल जो अगर कुछ, हाँ ऑपोजिशन तो है खमेनी की, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, खमेनी का रूलिंग स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा कब्जा है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड तो सबसे पहले डायरेक्टली उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग उनके बरखिलाफ नहीं है, लोग काफी सारे उनके बरखिलाफ हैं। तो मैं मानता हूं कि एंड में ये सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा, जिससे ईरान का भी बहुत नुकसान होगा, और एंड में रिजीम चेंज तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न पावर जितने हैं वो 100% इसमें इंटरवीन। सर, आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि रिजीम चेंज संभवतः अवश्यंभावी है, बट
उस अंदाज में नहीं होगी जिस अंदाज में इजराइल और अमेरिका चाह रहे हैं। शायद ये अपनी एक दिशा लेगी। उस दिशा की परिस्थितियां ईरान के भीतर उपजेंगी या ईरान से बाहरी होंगी, इस बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, बट संभवतः उस तरफ। एम्बेसडर दयाल सर, अब आपके पास आ रहा हूं मैं। थोड़ा अमेरिका की मुझे परिस्थिति को समझाइए सर। एक तो ईरान, कुछ अभी खबरें आई हैं कि सीरिया में अमेरिकन जो बेसिस हैं उन पे हमले हुए हैं। कुल मिला के इस पूरे एरिया में 19 के आसपास जो है सैन्य सुविधाएं हैं अमेरिका की, उसमें से 8 जो है वो परमानेंट हैं, 8 नेवल सपोर्ट भी है उनके पास। थोड़ा सा AI जो असद वाला जो एयरबेस है वो है। कुछ और भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, इस तरफ आपका मिस्र में भी हैं। ईरान की जद में क्या वाकई में यूएस बेसिस हैं? और जो 40 से 50 हज़ार जो ट्रूप्स हैं यूएस के, वो तो ऑलरेडी इस बात का वेट भी कर रहे होंगे कि क्या रिटेलिएशन आएगा, उनकी तैयारी भी होगी। तो ईरान का जो अमेरिका पर स्ट्राइक है या बदला है, वो किस स्वरूप में आप देखते हैं, नंबर 1। और दूसरा, ट्रंप के जो फाइनल उनकी जो मन में जो चाहत थी कि मैं एक ऐसा बोल्डस्टर स्टेप लूं ताकि दुनिया में मैं याद किया जाऊं, क्या वो उनका सपना पूरा होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजराइल में तो कह रहे हैं कि नेतन्याहू सारा का सारा श्रेय ले जाएंगे, एक सिर्फ असिस्टेंट के तौर पर शायद ट्रंप याद किए जाएं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। दोनों साथ साथ हैं। ट्रंप और नेतन्याहू बिल्कुल तालमेल से काम कर रहे हैं, और ये हम नहीं कह सकते कि वो श्रेय ले जाएंगे। नेतन्याहू जो है वो पूरी तरह से ट्रंप के वाह वाह कर रहे हैं। अब देखिए, आपने बताया कि 40-50 हज़ार अमेरिकन ट्रूप्स हैं, कम से कम 20 बेसिस हैं। कुछ ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, कतर में है, पूरे गल्फ रीजन में। अगर ईरान इन पे अटैक करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट की जो वाइडनिंग होगी, तो इससे ये देश जहां पर ये बेसिस हैं वो भी ईरान के और खिलाफ हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका तो इस फिराक में है ही कि ईरान जो है उसके बेसिस पे अटैक करे, ताकि अमेरिका को और मौका मिले और एक्सक्यूज मिले कि वो ईरान पे पूरी तरह से एक ज्यादा अटैक लॉन्च कर सकता है। अमेरिका पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और देखिए, ये सोचना कि वहां रजीम चेंज नहीं होगी या मुश्किल है, भाई ये तो एक ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन है। लेकिन अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है कि इस्लामिस्ट रजीम वहां से हटे और कोई ऐसी रजीम आए जो कि कम से कम न्यूट्रल हो। अब देखिए, जो ये वॉर बढ़ रही है, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को ही हो रहा है, IRGC को। क्यों? क्योंकि उनके बहुत जो पहले टॉप कमांडर्स मर गए हैं, बहुत से और उनके लॉसेस हो गए हैं, फाइटिंग फोर्सेस। तो हो सकता है कि वो खुद ही खमेनाई के साथ तालमेल से कहें कि भाई आप बाहर चले जाइए, हम यहाँ अपने दूसरी गवर्नमेंट लगा देंगे, जो कि ऐसी हो कि वो अमेरिका के साथ थोड़ा बहुत काम करे, लेकिन ऐसा भी न लगे कि ये पूरी तरह से अमेरिका की पिट्ठू है। मतलब कुछ इंडिपेंडेंट लुकिंग गवर्नमेंट हो। लेकिन ये तभी हो सकता है कि ये खामेनाई कोऑपरेट करें और खामेनाई छोड़ के चले जाएं। नहीं तो फिर जैसा कि दूसरे स्पीकर ने कहा, ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, और अगर बढ़ी तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का ही होगा, क्योंकि उसी की टेरिटरी पे हो रही है। अब क्या ईरान यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी टेरिटरी पे वहां बेसिस नहीं, वहां पर अटैक कर सकता है? देखिए, कुछ स्लीपर सेल्स तो हैं इन सब कंट्रीज के, ईरान के स्लीपर सेल्स हैं। हो सकता है अभी नहीं, बाद में कुछ न्यूसेंस करेंगे। ये तो अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहना होगा और देखना होगा कि ऐसी कोई हरकतें ना हो। लेकिन ये बात जरूर कि हो सकता है ईरान अभी एकदम से काउंटर अटैक बढ़ा ना जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद, एट अ टाइम ऑफ इट्स चूजिंग, जब उसको ये मौका लगे, तब वो किसी तरह का अटैक करेगा। लेकिन जैसा दूसरे स्पीकर ने कहा, वो मार्टरडम उनके यहाँ है, और ये जो इस्लामिस्ट रजीम है ये भी बड़ी मार्टरडम को इनकरेज करती है। हो सकता है कि इस तरह की कोई हरकत हो जिससे ईरानियों की जान जाए, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि दूसरी साइड को नुकसान पहुंचे। ऑलराइट सर, जनरल सिवाज सर, आपके पास आऊँगा। थोड़ा संक्षेप में हमें समझाइए सर कि हॉर्मुज की खाड़ी, संसद ने तो ईरान की पास कर दिया है कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन जो उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है
वहाँ पर इसको अभी मंजूरी नहीं मिली है। तो हॉर्मुज़ की खाड़ी उस वक्त भी बंद नहीं हुई थी सर, 1980 टू 1988 जब ईरान इराक युद्ध हुआ था। हम सब जानते हैं कि ईरान के अपने आर्थिक हित इसमें हैं। क्या इस बार एक इतिहास को सेट करने के लिए क्या ईरान ये चांस ले सकता है कि वो हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद करे, या फिर अपने आसपास और आसपास के जो उसके सहयोगी लोग हैं सिर्फ उनके लिए आवाजाही निर्बाध रखे और बाकी पर थोड़ी सी सख्ताई करे? तो क्या वो चांस लेगा इस बार सर? और देखो दीपक, ये सच्चाई है कि जैसे आपने बताया कि पहले ये देखना है कि ऑनरेबल एग्जिट अगर ईरान को नहीं मिला, ईरान इतनी जल्दी हथियार डालने वाला नहीं है। और ये भी एक ऑनरेबल एग्जिट है कि क्या करेगा ये बेसिस के साथ, क्या करेगा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये सच्चाई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। और 1980 टू 88 जो ईरान इराक वार था उसके टाइम भी नहीं हो सकता है कि ये अपने ब्लॉक ऐसे करे कि अपने जो एडवर्सरी उनको नहीं जाने दे, अपने खुद के जहाज और अपने साथियों के जाने दें। मगर क्या ये करेगा? मुझे लगता नहीं कि ऐसा करेगा। ये पोस्चरिंग ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला वर्ल्ड की इकोनॉमी को, और मुझे लगता है उसके ऊपर प्रेशर है। शायद ऐसा नहीं करेगा, ये लास्ट रिसोर्ट है ईरान करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या ये कि बेसिस पे हमले करेगा? हाँ, बेसिस पे कर सकता है, मगर उसको फिर प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है अमेरिका की ट्रुप्स की, फिर अमेरिका खुल के आएगा और फिर ईरान के ऊपर बहुत बड़े हमले होंगे और ईरान की ज़्यादा मुझे लगता है डैमेज होगा, ईरान की क्षति ज़्यादा होगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि हम जो रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, रजीम चेंज बिल्कुल नहीं होगी जब तक आप या तो आयतुल्ला अल खमानी को मार ना दें या वहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि ईरान जैसा देश अभी के टाइम में जब लड़ाई उसकी चली हुई है, जो लोग उसके अगेंस्ट भी थे, जो लोग भी उसके एक प्रकार क्रिटिसाइज भी करते, वो भी इकट्ठे हो गए। ये पैट्रियटिज्म होता है देश के अंदर, और ईरान के अंदर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर रिजीम खुद चेंज होनी है तो इमीडिएटली बिल्कुल नहीं चेंज होगी। हो सकता है ये बाद में कभी चेंज हो, जबकि इंटरनल डिसेंट बढ़ेगा, जब वहां पर लोग खुश नहीं है, क्योंकि खुश तो है नहीं, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन बहुत है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, हिजाब का है, औरतों को दबाया जा रहा है। तो ऐसे में जब तक इंटरनल को तूफान नहीं उठेगा तब तक नहीं, और इंटरनल तूफान अभी उठने के चांसेस कम हैं, क्योंकि एक नेशनल फेवर पैदा हो गया है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ईरान अकेला लड़ सकता है जब कोई सामने नहीं आ रहा? तो अब ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान को कोई बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। एक क्वेश्चन दीपक बार बार आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है। देखो, पाकिस्तान के जज जनरल आसिम मुनीर जाके मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच से बुलाया। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी एक वजह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी ये वजह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश था मुस्लिम वर्ल्ड जो क्रिटिसाइज कर रहा था। इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया बहुत ओपनली आया था, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब का भी लूज स्टेटमेंट दी थी। उसको इसलिए बुलाया गया है कि कल को उनको एयर स्पेस यूज करनी है पाकिस्तान की, या एयर बेसिस, या उसने लॉजिस्टिक नोड बनाने हैं पाकिस्तान में ईरान के अगेंस्ट, वो देगा। और पाकिस्तान हरदम देता रहा। पाकिस्तान जो अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट है, पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के अंदर रशियन आए थे तब भी अमेरिका के साथ खड़ा था। तालिबान जो उसका साथी था उसको भी डिच करके वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, वो अलग बात है, अमेरिका को भी डिच किया। तो ऐसे में वो अपने पैसे के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, वो अमेरिका दिला सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उसको ग्रे लिस्ट में नहीं जाना, वो अमेरिका इंश्योर करता है। तो पैसे के लिए वो जो है बेसिक देता है। अल जवारी को जब मारा गया था, जो कि अलकायदा का लीडर था 3-4 साल पहले, वो भी जो आपका ड्रोन था वो कहां से उड़ा था? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जिस प्रकार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। मैं कर्नल टिकू से भी इस पर उनकी राय लूंगा संक्षेप में कि पाकिस्तान की स्थिति क्या लग रही है सर। अब पूरी दुनिया जनरल आसिफ मुनीर को ये ताने दे रही है कि आप तो गए थे नोबेल पुरस्कार का समर्थन करने ट्रंप को, तो क्या इस बात के लिए उनको नोबेल पुरस्कार का समर्थन मिले ईरान पर हमले का, जिसके लिए आपके पाकिस्तान के सांसद जो हैं वो मरते दम तक समर्थन की बात कर रहे हैं? तो द ग्रेट पाकिस्तान डिलेमा इस वक्त ईरान को लेकर है, लेकिन क्या ये सिर्फ मुखौटा है पाकिस्तान का? असलियत में क्या चल रहा है सर?
देखिए, पाकिस्तान का ये जो इशू आपने लाया, ये बहुत ही अलग मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि पाकिस्तान में आज देखा होगा आपने, कई शहरों में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रही हैं, क्योंकि ईरान जो है ओआईसी का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और हमेशा पाकिस्तान और टर्की ये बोल रहे हैं कि भाई इस्लामिक उम्मा के लिए वो लड़ रहे हैं, इस्लामिक उम्मा की भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए ओआईसी बनाया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान जो इतना इंपॉर्टेंट देश है, मैं मानूंगा कि पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब, और इंडोनेशिया, ये ओआईसी के सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। अब चक्कर क्या हो गया, वेदर क्या ये ट्रंप ने गेम खेली पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, या वो मुद्दा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में डिवाइड, बहुत जबरदस्त डिवीजन हुआ है। पहला, जब मुनीर को ट्रंप ने बुलाया लंच पर, उससे पहले और उसके साथ में आसपास एक चिट्ठी गई थी पाकिस्तान से कि नोबेल पीस कमेटी को, कि भाई ट्रंप ने जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग रुकाया, बल्कि उन्होंने बोला रुकाया, कोशिश नहीं, उन्होंने रुकाया, उसके लिए उनको एक नोबेल पुरस्कार दिया जाए। फिर मुनीर जब गया वहां पर, उसकी लंच मीटिंग हुई, उसके साथ साथ हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो दुनिया को पता चला कि मुनीर को किस लिए वहां पर बुलाया गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसने पहले ही टेन्योर में पाकिस्तान को बोला था डिसीटफुल, तो उसके एंड हेवन फॉर टेररिस्ट, फिर वो मुनीर को बुलाता है कुछ साल के बाद। उनका सेंट्रल कमांड का कमांडर बोलता है फेनोमेनल एलाई, और ट्रंप बोलता है आई लव पाकिस्तान। वो किस लिए किया गया था? वो इसलिए किया गया था कि उनको बोला होगा, मुनीर को बोला होगा, देखो हम जो भी कार्रवाई ईरान में करेंगे, आप उनके जो 1000 किलोमीटर आपकी बाउंड्री होती है, उसको मैं पीस चाहता हूं, आप मुदाखलत नहीं करेंगे, और हमें वहां पर कोई समस्या पैदा होगी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये अटकने लगाई जाती है। लेकिन जो भी हुआ, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया ने देखा कि आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ हाथ मिलाए जब वो ईरान पर हमला कर रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर इससे ऑब्वियसली ज्यादा जबरदस्त ग्रीवेंसेस पैदा हो गई, और वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। अब आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को सोचना है कि वो इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें। लेकिन मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर है, इंस्टीट्यूशन है। अगर उनको कोई किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस करेंगे। वो यहां तक भी जाएंगे, शायद इमरान खान को निकालेंगे और शहबाज शरीफ की वो छुट्टी कर देंगे। ये अलग से एक मुद्दा है, लेकिन बट बहुत इंटरेस्टिंगली, एब्सोल्युटली सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर जो है वो एक्सपोज भी हो गए हैं, बट आई मीन देखते हैं कि आगे वहां पर क्या होता है। एक आखिरी सवाल बहुत ही संक्षेप में, भारत का पक्ष क्योंकि छूट गया था, एम्बेसडर दयाल से बेहतर इस बात को कोई विश्लेषित नहीं कर सकता सर कि इस वक्त भारत क्या करे और भारत के सामने क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, भारत ने तो स्पष्ट कर दिया है कि ये लड़ाई का एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हम और अच्छी राय क्या दे सकते हैं? हमने तो ये उनसे, दोनों पार्टी से कहा कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाइए, डी एस्केलेट कीजिए और डायलॉग के थ्रू कुछ इसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। यहां तक कि हमने ये भी कहा है कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं और हम आपके जो ये मसले हैं इनको सुलझा सकते हैं। लेकिन असली बात है कि हमारे तो ये कंट्रोल के बहुत बाहर चल गई बात। अब हमारा क्या इसमें लेना देना हो सकता है? क्योंकि ना इजराइल हमारी बात सुनेगा। इजराइल ने ठान ली कि हम तो मारेंगे पूरी तरह से इस ईरानी रेजिम को, और ईरानी रेजिम पे लड़ने के लिए पूरी तैयार है। वो तैयार थी और वो भी लड़ेगी। अमेरिका भी बीच में, तो देखिए इसमें हमारा कोई रोल नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि हमें अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको महफूज रखना जरूरी है। हमारे ऑयल जो बैकअप्स हैं, हमारे जो स्टोरेज है काफी ज्यादा है। आज हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत अच्छी स्टोरेज है और हम काफी दिन तक, 45 दिन तक ये अपना रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर सप्लाईज आती रहे और सब हमारा काम ठीक से चलता रहे, वही हम यही चाहते हैं। तो हालांकि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंटरवीन नहीं कर सकते,
सिर्फ काउंसिल कर सकते हैं कि भाई आप लोग डायलॉग और डिप्लोमेसी अपनाइए, लेकिन अपने हितों को हमको महफूज रखना होगा और Absolutely, ऑयल sir. सप्लाईज के ऑल्टरनेटिव देखने होंगे रूस से या कोई दूसरी कंट्री से, कैसे Absolutely, sir. अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट करें। बिल्कुल सर। और जैसे भारत ने अपनी एक तटस्थ विदेश नीति का मुजाहरा रखा पूरी दुनिया के सामने, मुझे लगता है कि बदलते हुए दौर में जो युद्ध के हालात हैं उससे काफ़ी कुछ सीख भी मिली है। मुझे लगता है कि इस बार का रिस्पांस शायद पिछली बार से और परिपक्व होगा। परिपक्व पहले भी था, अब ज़्यादा परिपक्व आएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो इजराइल के हों या फिर रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हों। तो भारत अपनी विदेश नीति के हिसाब से जो जवाब देना चाहता है वो लाउड एंड क्लियर होगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल टिक्कू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जनरल सिवात सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एम्बेसडर दयाल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। ये थी हमारी कवर स्टोरी। छोटा सा ब्रेक।